हाँ जी, तो शुरू करने से पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं कि भैया आप इस वीडियो को देखने से पहले हाथ में अपना कलम यानी पेन और साथ में कॉपी लेकर बैठे, वरना कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं इस वीडियो को देखने का। सारा बात दिमाग से ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि भैया जो हम बता रहे हैं या बताएंगे उसको लिख लेना, वरना समय बर्बाद होगा तुम्हारा ही, तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। तो देखो करते हैं अपना शुरू। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। यानी हमने इससे पहले जो यूक्लिड की ज्यामिति पार्ट है इसको पूरा करवा दिया है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल पे, उसमें मिल जाएगा। 6 ठो वीडियो है। अब तब सवाल है तो ये क्यों? तो ये भैया उन बच्चों के लिए है या तो जिन्होंने ये पाठ पूरा नहीं किया है वहाँ से, नहीं तो जिन्होंने पूरा कर लिया है और जिसको रिवीजन चाहिए, ठीक है। और एक बात और कि इसके बाद हम लोग जो ज्यामिति जो है मेन ज्यामिति जो कि पहला अध्याय है जिसमें हमारा रेखाएं एवं कोण लाइन्स एंड एंगल्स, तो उसको शुरू करेंगे। उसके लिए इसका आना जरूरी है जो अभी हम बताने जा रहे हैं आज इस व्याख्यान में या कह लो लेक्चर में। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो हम बोल चुके हैं जिसको भी मन हो 6 वीडियो एकदम डिटेल में पढ़ने का तो वहाँ पर जाओ भैया, अब प्लेलिस्ट में तुम्हारा सब वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो। पर अगर कोई के पास उतना समय नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में कलम और नीचे कॉपी रहना चाहिए। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें जो सबसे पहला हमने यहाँ पर टॉपिक लिख दिया है। एक बात और कि भैया अब एक ही वीडियो में हम बताएंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और साथ में हम सारा जितना भी यूक्लिड ने बोला है हम सबको नहीं बताने वाले हैं, वो संभव नहीं है। उसके लिए हमने पहले ही डाल चुके हैं हम। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए उसको हम बता देंगे। तो देखो ज्यामिति से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज्यामिति क्या होता है हम बता चुके हैं। ज्यामिति जो शब्द है ये अंग्रेजी का जो शब्द है जियोमेट्री, इससे आया है, ठीक है। जियोमेट्री ये जो शब्द है अंग्रेजी का या कह लो इंग्लिश भाषा का, ये शब्द आया है यूनानी भाषा के शब्द जियोमेट्रीन से, ठीक है। ये इस जियो का मतलब क्या होता है? तो इस जियो का मतलब होता है हिंदी में भूमि या पृथ्वी या कह लो जमीन, ठीक है। और इस मेट्रिन का क्या मतलब होता है? तो मेट्रिन का मतलब होता है मापना या कह लो अंग्रेजी में मेजरमेंट। तो भैया तुम पूछोगे कि क्या इस ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति, इसको हम लोग ज़मीन से इंची टेप लेकर ज़मीन मापने वाले हैं? तो भैया ऐसा बात नहीं है। तब पूछोगे तुम तब काहे इसका नाम ज्यामिति है? तो देखो जैसे में हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि नहीं क्या, तो क ख ग घ अंग, अंग्रेजी में ABCD। अब जब तुम बड़े हो जाते हो तो अब तुम क्या कहीं भी लिखते हो क ख ग घ ङ? तुम क्या लिखते हो? तुम वाक्य लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, शब्द लिखते हो, है ना, फ्रेज लिखते हो, वाक्यांश जिसको बोलते हैं। तब तुम पूछोगे तब हम लोगों ने क ख ग घ क्यों पढ़ा था भैया? तो इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसका काम है यहाँ पर, उसका बचपन में यूज़ था। उसको नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं आएगा। तो जब ज्यामिति जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, जैसे मैं कोई का नाम मान लो है छोटे लाल, ठीक है, कोई का नाम है छोटे लाल। अब छोटे लाल का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि वो आदमी छोटा होगा, ठीक है। अब बचपन में उसका नाम था, बचपन में हो सकता है वो छोटा होगा इसलिए माई बाबू नाम रख दिए छोटे लाल। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भैया वो इंसान है छोटा है। उसी प्रकार जो ये ज्यामिति है, जो है ये ज्यामिति का प्रयोग, ठीक है, ये ज्यामिति है इसका उपयोग जब ये स्टार्ट हुआ था, इसका जब अभी ज्यामिति शुरू में था तब इसका उपयोग लोग ज़मीन को नापने के लिए करते थे। ज़मीन को नापने के लिए भैया कौन से देश के लोग? तो अधिकतर भैया करते थे भारत के लोग, मिस्र के लोग और बेबीलोन के लोग। अब ये बेबीलोन का है तो आज का तुमने सुना है ये नाम ईरान,
ईरान, इराक। तो ये जो इराक है ना, इराक जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका के वजह से, तो उसी देश को कहते हैं बेबीलोन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब तो हम लोगों ने समझा अभी तक कि भैया ज्यामिति का इतिहास क्या है। ठीक है, अब जब ज्यामिति जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तब हमको पता चला कि भैया ज्यामिति सिर्फ ज़मीन को इंची टेप से नापने का विज्ञान या कह लो गणित नहीं है। ज्यामिति में बहुत कुछ है, और बहुत कुछ क्या है वही हम लोग अपने अब ज्यामिति के सफ़र में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो ठो तुम और बात जान लो। कौन कौन सा? एक तो है भैया जो भारत, मिस्र यानी इजिप्ट, और ये जो बेबीलोन है इसका ज्यामिति, और दूसरा है यूनान का ज्यामिति। यूनान और एक ठो देश है। तो देखो ये जो ज्यामिति है ये ज्यामिति भारत में, मिस्र में और बेबीलोन में, ये तीनों देश में जो ये ज्यामिति है इसका उपयोग वाला पक्ष ज़्यादा कारगर रहा। यानी यहाँ के जो लोग हैं इनका मेन लक्ष्य था कि भैया जो ज्यामिति हम ने जाना है उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे हम उतारें। ठीक है, अब जो यूनान के जो लोग थे, इस यूनान के लोगों ने इस ज्यामिति को एक विज्ञान के रूप में बढ़ाना चाहे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझे? नहीं समझे तो देखो एक मस्त उदाहरण देते हैं, उससे समझ जाओगे। अब तुम चापाकल गाड़ने वाले को देखे हो तभी कभी? चापाकल जो गाड़ते हैं लोग गांव में या शहर में भी, तो चापाकल जो लोग गाड़ते हैं उनसे जाकर यदि तुम पूछो कि भैया इस चापाकल के पीछे का साइंस क्या है, तो देखो जब यदि तुम पढ़ोगे आगे जाके, यदि तुम में से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल यानी यांत्रिकी अभियंत्रण, तो उसमें एक विषय है थ्योरी ऑफ मशीन्स, जिसको कहते हैं मशीनों का सिद्धांत। तो उसमें एक पार्ट है 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म में अंदर तुमको जानने को मिलेगा कि जो चापाकल है हमारा हैंड पंप, ये हैंड पंप कैसे काम करता है। अब जो चापाकल लोग गाड़ते हैं, जो मजदूर सब, उनसे जाके पूछोगे ना कि भैया बताइए आप हमको कि कैसे ये चापाकल चलता कैसे है, इसके पीछे आखिर क्या होता है कि पानी निकल आता है, तो उनको पता नहीं होगा। मालूम होगा ना? नहीं मालूम होगा। एक और जान लो, अगर आपने देखा होगा जो ये होता है ना ट्रक, बस, अगर कभी इसका पहिया बदलना हो, चक्का, तो एक तो मशीन होता है स्क्रू जैक। तो इस स्क्रू जैक की सहायता से घुमाते हैं स्क्रू जैक का हैंडल, और वो जो मशीन है इतनी चूँकि स्क्रू जैक से उतना भारी जो ट्रक है, बस है, वो उठ जाता है। तो उनसे जाकर अगर तुम पूछोगे कि भैया यहाँ पर क्या साइंस है, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो लोग उसका उपयोग जानते हैं। तो भारत में यही वाला चीज़ अधिक था कि ज्यामिति का हम लोगों ने उपयोग वाला पक्ष ज़्यादा पर ध्यान दिया। भारत में, मिस्र में लोग जो थे, तो मिस्र में क्या था भैया कि भैया मिस्र में बाढ़ आता था, और मिस्र में बाढ़ आने की वजह से वो लोग का जो ज़मीन था वो उसको बहा के लेके चल जाता था। अब इससे वो लोग कन्फ्यूज हो जाता था भैया कि हमारा ज़मीन क्या है, अब कैसे हम लोग बांटे कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन तुम्हारा है। ठीक है, समझे? अब देखो इतना समझ में आ गया है। तो ये दोनों, अब तुम पूछोगे कि क्या भैया इन दोनों अप्रोच में कौन सही है कौन गलत है, तो ना कोनो सही है ना कोनो गलत है, दोनों का अपना अपना उपयोग है। अगर तुम ज़्यादा ध्यान दोगे उपयोग वाले पक्ष पे तो तुमको विज्ञान का कुछ आता पता नहीं रहेगा, और तुम अगर ध्यान दोगे विज्ञान वाले पक्ष पे जो कि यूनान वालों ने किया, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो तुम भैया जो आम इंसान है उसको समझ नहीं पाएगा। अब तुम बताओ, अगर तुम जाके ये समझाने लगो एक चापाकल वाले को, तो उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो दोनों के बीच में एक समन्वय रहना चाहिए, बैलेंस जिसको बोलते हैं, संतुलन। तो उस पर ये तो हमारा मन था। अब चलो ये जान लिए आप लोग। अब चलते हैं भैया अपने यूक्लिड पे, जो हमारे यूक्लिड साहब थे उन पे आते हैं। तो यूक्लिड साहब कहाँ के थे? तो यूक्लिड साहब थे मूलतः यूनान के, पर जाके अलेक्जेंड्रिया में बस गए थे। अब इसका इतिहास हम पूरा वीडियो में बताए हैं। अलेक्जेंड्रिया जो है मिस्र में एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पर जाकर बसे। और इन्होंने क्या किया
तो भैया ज्यामिति में इनको काहे कहा जाता है कि भैया ज्यामिति का मतलब ही होता है यूक्लिड। ऐसा इसलिए कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, इन्होंने बस क्या किया ना कि ज्यामिति में जितना इनके टाइम तक ज्ञान उपलब्ध था, जितना भी ज्यामिति में नॉलेज था, जितना इनको मिला, उन सबको इन्होंने बटोरा और सबको एक किताब के अंदर ऐसे करके डाल दिया। और उस किताब का नाम था मूल तत्व, अंग्रेजी में कहते हैं द एलिमेंट्स, पर असल में जो किताब थी वो यूनानी भाषा में लिखी गई थी, तो इसलिए मूल तत्व इसका हिंदी नाम है। तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी ज्यामिति का ज्ञान था उस समय तक, जो कि ये अपने गुरुदेव यानी प्लेटो से प्राप्त किए थे, कुछ ज्ञान और भी थेल्स थे एक गणितज्ञ, उनसे मिला था इनको, और अपने प्लेटो थे उनसे मिला था कुछ, फिर से पाइथागोरस का जो शिष्य सब था उनसे कुछ मिला था, और भी बहुत सारा गणितज्ञ सबसे इन लोगों को ज्ञान मिला। उसकी वजह से इन्होंने जितना भी ज्यामिति का ज्ञान इनके पास मिला उसका उन सबको एक किताब में डाल दिया, और उस किताब का नाम रखा हिंदी में मूल तत्व। इस किताब में क्या है भैया, तो इस किताब में 13 ठो अध्याय है, या कह लो पुस्तिका, जिसको पुस्तिका या भी कहा जाता है, समझ लो बुकलेट, ठीक है। तो इस पुस्तिका में इन्होंने ज्यामिति का ज्ञान डाल दिया। अब इन सब में था क्या, तो इन सब में पहले तो भैया कुछ शुरू के अध्याय में ये डाले थे परिभाषा, जिसको हम लोग देखेंगे। परिभाषा के बाद इन्होंने डाला कुछ अपगृहित, ठीक है, अपगृहित और अभिधारणा। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे करीब करीब शायद 400 से ऊपर इन्होंने प्रमेय को साध्य किया। अब सब जानेंगे हम लोग कि ये कुल होता क्या है सब, ठीक है। तो इन्होंने इतना सब किया, 400 से ऊपर इन्होंने प्रमेय को सॉल्व किया, ठीक है। तो चलो देखा जाए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया ये परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा जो इन्होंने दिया उसके बारे में, तो इन्होंने परिभाषा दिया बिंदु का, रेखा का और तल का, और भी बहुत सारा दिया, लेकिन हमको पढ़ना है यही, ठीक है। तो बिंदु का, रेखा और तल का, तो भैया बिंदु का इन्होंने परिभाषा दिया। क्या था परिभाषा वो, तो वो परिभाषा था कि बिंदु वह है जिसका अब कोई भाग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही रेखा का परिभाषा दिया इन्होंने कि भैया रेखा वह है जिसका सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता। और वैसे ही तल का इन्होंने परिभाषा दिया कि तल का लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लेकिन आज का जो गणित है, ठीक है, आज का जो ज्यामिति है उसमें इन परिभाषा को नहीं लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। सही का मतलब साफ नहीं है कि क्या कहना चाहता है। ऐसा क्यों, जैसे में जो रेखा का परिभाषा इन्होंने दिया वो दिया कि भैया रेखा वह है जिसका सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होती, जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। अब लंबाई और चौड़ाई जो इन्होंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे, लंबाई और चौड़ाई, इन्होंने लंबाई और चौड़ाई को पहले परिभाषित ही नहीं किया। लंबाई से आप क्या कहना चाह रहे हैं, चौड़ाई से आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने बताया ही नहीं। उसी तरह जो बिंदु का परिभाषा दिया उसमें भी यही था कि जो इन्होंने एक शब्द उपयोग किया भाग, कि जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता। यानी समझ लो जैसे नहीं तुमने पढ़ा होगा कि जैसे होता है एटम, उसी प्रकार से कुछ कि उसका कुछ भाग नहीं हो सकता, अब उसका खंड नहीं हो सकता। तो उस खंड से क्या मतलब है, हो सकता है कि मान लो कि एक भाग कहने का मतलब है कोई इसको समझे कि हम इसको समझेंगे, हम इस क्षेत्रफल को समझेंगे भाग, कोई समझे कि नहीं हम इस मान लो कि हम इसको 4 भाग में बांट दिए तो हम इस 4 नंबर को समझेंगे कि हमने इसको 4 भाग में बांटा। तो भाग से इनका क्या मतलब था, इस बात को कोई समझ नहीं पाया। इसके वजह से जो आज का ज्यामिति है उसमें इस बिंदु को, रेखा को और तल को अपरिभाषित, याद रखना अपरिभाषित, यानी इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, ये मान लिया गया है। तो अब नया सवाल आता है कि क्या अगर
कोई परिभाषा नहीं है तब हम लोग समझेंगे कैसे। तो इसको सिर्फ भौतिक रूप से समझने के लिए बिंदु को हम लोगों ने मान लिया कि बिंदु एक डॉट के समान है, ठीक है। बिंदु क्या है, एक डॉट के समान। ऐसे ही रेखा क्या है, तो रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है। समुच्चय यानी समझ लो संग्रह, ठीक है। जैसे लाइन में ला दिए बहुत सारा बिंदु, हम लोग को प्राप्त हो गया रेखा। ऐसे ही तल क्या है भैया, कि भैया तल भी क्या है, बिंदुओं का समुच्चय जैसे ही है, ठीक है। वो भी कुछ ऐसा ही है उसका। हाँ, तुम भौतिक रूप से समझ सकते हो। तल क्या है, जैसे में जो हमारे पास ये कागज़ है, इस कागज़ का जो ऊपरी सतह है, इसको तुम मान सकते हो प्लेन। रेखा को तुम मान सकते हो कि एक धागा लो, उस धागा को दोनों ओर से तान दो, तो तुमको रेखा का फिजिकल में तुम समझ जाओ कि कुछ ऐसा ही रेखा होता है। लेकिन ना रेखा को ना तल को, यानी तल यानी प्लेन, जैसे में प्लेन बोलते हैं ना, ये प्लेन है, इस प्लेन को और ना पॉइंट को यानी बिंदु को परिभाषित नहीं किया गया है। एक और तुम मान सकते हो समझने के लिए कि बिंदु का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। रेखा का सिर्फ लंबाई होता है, तल का यानी प्लेन का सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, और जो ठोस होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ये समझने के लिए है, समझ रहे होंगे। अब चलो आगे चौथा अपने बात पे। चौथा बात क्या है कि हम लोग अब समझेंगे, हम लोगों ने परिभाषा को समझ लिया, अब समझना है अवगृहित और अभिधारणा। इस अवगृहित और अभिधारणा को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये वाक्य क्या होता है, कथन क्या होता है गणित के अंदर, यानी स्टेटमेंट क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, प्रमेय यानी थ्योरम क्या होता है, अवगृहित यानी एक्सियोम को समझेंगे। लेकिन उससे पहले वाक्य समझो। तो वाक्य क्या है, तो वाक्य कोई भी वाक्य क्या है, तो तुम कुछ भी बोलते हो या लिखते हो वो वाक्य हो गया। जैसे मैं मान लो हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी हम इतना चीज़ बोले, इसमें से सब क्या है, सब वाक्य है। हम मान लो बोल देते हैं कि भारत की खोज, इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ऐसे ही हम बोल देते हैं कि डॉक्टर कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, हो गया। ऐसे ही और भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। वाक्य तुम समझते हो, सेंटेंस, ठीक है। अब कथन क्या होता है, तो कथन हम लोग समझेंगे अपना गणित के अंदर, यानी मैथ के अंदर स्टेटमेंट, या कह लो गणित के अंदर अपना कथन क्या होता है, तो वो घोषणात्मक वाक्य। घोषणात्मक यानी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो वाक्य जो किसी चीज़ के बारे में बताए, और वो वाक्य या तो सत्य होना चाहिए या फिर असत्य होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है हम समझाएंगे। सत्य यानी मान लो जैसे अभी हमने एक वाक्य बोला था ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये क्या है भैया, एकदम सच बात है। मान लो हम बोलते हैं कि 2 + 2 5 के बराबर होता है, तो ये क्या हुआ, ये एक असत्य वाक्य हुआ, असत्य वाक्य हुआ। पर ये दोनों हमारे कथन के अंदर आएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि या तो ये सत्य है या फिर असत्य है। पर मान लो हम बोलते हैं कि आज पानी बरसेगा, अब ये कोई फिक्स नहीं है, आज पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग असंदिग्ध, माफ करना, संदिग्ध कथन, अंग्रेजी में एम्बिगियस, यानी कि हमको पता नहीं है कि ये सत्य होगा या असत्य होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग गणित में कथन के अंदर नहीं लेते हैं। अब भैया कथन का बहुत सारा तुम मान सकते हो उदाहरण। जैसे हम बोलते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, और क्या बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ऐसा ही बहुत सारा हो सकता है हमारा कथन, ठीक है। अब चलो प्रमेय पर। तो प्रमेय क्या होता है, तो वो कथन जिसको सिद्ध किया जा चुका है या जिसको सिद्ध किया जा सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोला, हमने क्या बोला कि भैया वो कथन जिसको सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है, या तुम कर सकते हो सिद्ध, कैसे, तो निगमनिक तर्क से। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या होता है, तो कुछ है नहीं, समझो जैसे कि भैया एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से। अब तुमने नाम सुना है शर्लक होम्स का, चलो इसका छोड़ो, आपने देखा है CID, तो CID में ऐसे पकड़ता है, तो CID में जब
जो सब रहता था ACP और दया, अभिजीत, वो कोई भी मिलता था क्लू, कोई भी रहता था केस, उन लोगों के पास आता था एक केस कि भैया इसका मर्डर हो गया या यहाँ पर चोरी होने वाला है, जो भी। तो उस केस में उन लोगों को क्या मिलता था? क्लू यानी हिंट। तो भैया हिंट की सहायता से वो लोग जो समस्या है उसको सॉल्व करता था। तो उसी प्रकार एनिग्मेटिक तर्कर में भी ऐसा ही है कि तुमको कुछ हिंट दिया रहेगा या फिर तुम्हारे पास मतलब कुछ हिंट एक तरफ से मिला रहेगा और उस हिंट की सहायता से तुमको सिद्ध करना है वाक्य को, यानी तुमको सही ठहराना है, तुमको दिखाना है कि भैया ये वाक्य सही है। जैसे में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अब तुमको ये सिद्ध करना है। अब उसके लिए तुमको क्या मिलेगा? तो तुमको कुछ हिंट मिलेगा और इन्हीं हिंटों को बोलते हैं क्या? तो इन्हीं हिंटों को बोलते हैं अभिगृहित और अभिधारणा। ठीक है, अभिगृहित और अभिधारणा। ठीक है, अब देखो, और जिस रास्ते से तुम होकर जाओगे इनको सिद्ध करने के लिए, उसको बोल देते हैं एनिग्मेटिक तर्कर। समझ में आ गया? हम आशा करते हैं। अब अभिगृहित अभिधारणा और यही भैया कंजक्चर क्या होता है देखो। तो वैसा कथन, हमने क्या बोला? वैसा कथन जिसको गणित के अंदर, हमारे मैथ के अंदर सत्य मान लिया गया है, बस सत्य मान लिया गया है और इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम तुमको बोलते हैं कि भैया 5 जो है ये 3 से बड़ा है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं 5 जो है ये 3 से बड़ा है। अब इसके लिए तुमको कोई प्रूफ की आवश्यकता है? सिंपल सा बात है भैया, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम और क्या बोलते हैं कि x बराबर मान लो y है और x+2 बराबर y+2 है। अब इसके लिए तुमको कोई प्रूफ की आवश्यकता है? सिंपल सा बात है, नहीं है। तो जो अभिगृहित क्या होता है, जिसको बोलते हैं अभिगृहित को बोलते हैं एक्जियम। तो एक्जियम भैया वो कथन होता है जिसके लिए तुमको कोई प्रमाण की, कोई उपपत्ति यानी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, उसको सिद्ध नहीं करना है। और अभिधारणा और अभिगृहित क्या है? देखो, अभिधारणा भी सेम चीज़ है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि वो अभिगृहित जिसका उपयोग ज्यामिति में है उसको बोल देंगे अभिधारणा। यानी देखो, अभिधारणा को बोलते हैं अंग्रेजी में पोस्टुलेट, यानी वैसा अभिगृहित। अभिगृहित क्या है? कोई भी कथन मैथ के अंदर जिसको सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं, उसको बोल देंगे अभिगृहित। लेकिन वैसा कथन जिसका उपयोग ज्यामिति से संबंधित है उसको बोल देंगे अभिधारणा, और जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कंजक्चर क्या होता है? तो देखो, कंजक्चर होता है कि वैसा कथन जो कि सत्य है या असत्य है हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग सत्य मानकर उसको चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि उसका कुछ विरोध नहीं मिला है। ठीक है, जैसे मैं मान लो बोलते हैं कि कोई भी 2 विषम संख्या तुम ले लो, जैसे में 5 और 3, इन दोनों को जब तुम गुणा करोगे तो भैया इसका जो भी फल आएगा यानी रिजल्ट, वो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। ठीक है, देखो जैसे 5 × 3 कितना होता है? 15। तो 15 अभी क्या है? विषम संख्या है। अब इसका ये जो चीज़ है, ये चीज़ सत्य है या असत्य है, अब हम लोग को पता नहीं है। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा हर बार, और वो संभव नहीं है क्योंकि विषम संख्या तो अनंत है। तो भैया अनंत तक तुम थोड़े ना चेक करने जाओगे। तो वैसा कथन जो कि सत्य हो भी सकता है और असत्य भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको सत्य मानकर चल रहे हैं अपने अंतर्ज्ञान पे। अब ये अंतर्ज्ञान क्या होता है? तो नहीं बोलते आदमी कि हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, यानी हमारा जितना भी ज्ञान है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं, तो वही वाला चीज़ है। अब ये अगर इसको सिद्ध कर दिया गया तो यही फिर प्रमेय बन जाएगा, यही कंजक्चर क्या बन जाएगा? तो प्रमेय बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास उसका प्रमाण मिल गया। तो समझ में आ गया कि क्या होता है कंजक्चर वाक्य कथन। अब यूक्लिड साहब ने और क्या दिए थे? तो अभिगृहित दिए थे, और क्या दिया था? अभिधारणा दिया था। तो हम सारा अभिगृहित और सारा अभिधारणा नहीं बताने वाले हैं, कुछ कुछ बता दे रहे हैं। जैसे उन्होंने जो पहला अभिगृहित था वो था कि यदि बराबरों को बराबरों
में जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी बराबर होता है ना। ये था नहीं, पहला अभिहित था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे में मान लो कि तुम्हारे पास एक वर्ग है, एक त्रिभुज है और एक मान लो कि वृत्त है, सर्कल। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जो ये वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और क्या बोलते हैं कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तुम क्या इससे समझ सकते हो, तुम क्या बोलोगे, मान लो हम इसका नाम दे देते हैं 1 2 ये 3। तुम बोलोगे कि जो 1 है वो 2 के बराबर है, हम इसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, और जो 2 है वो 3 के बराबर है। तो इससे तुम समझ नहीं सकते हो कि जो 1 है वो 3 के भी बराबर होगा, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा ऑटोमेटिकली। तुमको इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो यही वाला है यूक्लिड का पहला अभिहित। दूसरा क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट हो यानी पूर्ण, जो इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट है वो भी बराबर ही होगा। सिंपल सा बात है। मान लो जैसे अभी हम बोले थे x बराबर 5, तुम्हारे पास ये चीज़ आया है x बराबर 5, कोई तुम्हारे पास वैल्यू है x बराबर 5, इसमें तुम दोनों ओर जोड़ देते हो 5 और दोनों ओर तुम जोड़ देते हो 2, तो जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा, x + 2 = 7 होगा। तुमको पता है ये चीज़ हमेशा सत्य होगा, इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही और भी वो ढेर सारा दिए थे। इसमें से और एक 5वां नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि पूर्ण जो होता है, पूर्ण वो हमेशा अपने टुकड़े से बड़ा होता है। जैसे मैं मान लो कि कोई एक संख्या है 8, ठीक है, 8 जो है हमेशा 4 से बड़ा होगा। तुमको पता है क्यों, क्योंकि 8 क्या है, 8 कोई पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या जो है अपना टुकड़ा यानी 4 को तुम लिख सकते हो कि नहीं, 8/2, यानी इसका कोई भाग है कि नहीं है। यानी जो पूर्ण है यानी टोटल जो कोई भी चीज़ है उस, मान लो कि जैसे 30 किलो चावल है और ये 5 किलो चावल है, तो तुम क्या बोलोगे, ये जो 30 किलो चावल है ये हमेशा 5 किलो चावल से क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ है कि पूर्ण या संपूर्ण अपने टुकड़े के बड़ा होता है। ऐसे समझना है तो और समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक रोटी है और इस रोटी को तुमने 4 भाग में बांट दिया, तो एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया और चौथा भाग हो गया। तो इस रोटी का एक भाग जो है हमेशा इस रोटी के क्षेत्रफल से छोटा होगा, या कह लो कि ये जो रोटी है हमेशा अपने टुकड़े से बड़ा होगा। हो गया। ऐसे ही फिर क्या दिए, तो अभिधारणा दिए। अभिधारणा 5 तो है, तुम भैया पढ़ लेना, हम तुमको कुछ बता दे रहे हैं। जैसे मैं पहला अभिधारणा इन्होंने दिया था वो था कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मैं ये एक बिंदु है, यहाँ से तुम लेके दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा तुम खींच सकते हो, जिसको ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दर्शाते हैं रेखा के लिए। दोनों ओर एक रहना चाहिए भैया किरण का निशान, इसको किरण नहीं बोलते हैं, ये जो भी है ये रहना चाहिए। इसको हमने क्या बोल दिया, रेखा ए बी, जिसको ऐसे लिखते हैं दर्शाने के लिए, ए बी रेखा, ये हो गया ए बी रेखा। तो ये पहला अभिगृहित था। और इसको बाद में फिर क्या किया गया कि इसको अभिगृहित में बदल दिया गया। अभिगृहित क्या था कि एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। समझ रहे हो, यानी सिर्फ एक और एक रेखा। अभी क्या कहे थे यूक्लिड साहब कि यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक एक रेखा खींची जा सकती है जो कि सीधी है। अब तुमसे कहा जा रहा है कि ए से लेकर बी तक सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझे, तो ये हो गया हमारा अभिधारणा नंबर 1, जिसको बाद में अभिगृहित में बदल दिया गया। ऐसे ही दूसरा था कि एक शांत रेखा है, यानी रेखाखंड। जैसे में हम बताए हैं रेखाखंड क्या होता है कि जिसका अंत जो है वो बिंदु हो। इसको तुम अनिश्चित तक, यानी जितना मन उतना
बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए देखो तुमको कोई प्रूफ की आवश्यकता है नहीं भैया, सेम चीज़ है। इसको तुम बढ़ा सकते हो अनिश्चित, यानी जितना मन उतना इसको बढ़ाते जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे में और तीसरा क्या बोले उन्होंने कि किसी भी को भी केंद्र मानकर और किसी को भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो तुम मान लो इसको, ये हो गया ओ हमारा एक केंद्र, और ये मान लो हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया जी, तो त्रिज्या हो गया। अब इससे तुम खींच नहीं सकते हो, इससे तुम वृत्त खींच दो ऐसे। अब मेरे से सही नहीं खिंचाया है, तो ये हो गया हमारा एक वृत्त। ठीक है, और क्या चौथा उन्होंने बोला कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखो जितना भी समकोण क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जितना भी होता है सब एक दूसरे के बराबर होगा। ऐसे ही लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या उन्होंने बोला कि मान लो कि यदि एक सीधी रेखा है और वो दो ठो सीधी रेखाओं पर गिर रही है, मान लो कि ये दो ठो ऐसे सीधी रेखा है, ठीक है, इस पर एक तीसरी सीधी रेखा ऐसे गिर रही है, तो क्या बोला जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। यानी मान लो कि ऐसे गिर रहा है, ठीक है, और गिर कर भाई जो अंतःकोण बनाए, अंतःकोण क्या होता है, जैसे मैं मान लो कि ये 1 और 2 हम लिख रहे हैं ना, तो ये 1 और 2 क्या हुआ, अंतःकोण हुआ। तो अंतःकोणों का योग यदि 180 से कम है, इन दोनों का योग, ठीक है, तब क्या होगा, तब जब तुम मिलाओगे इन दोनों को ऐसे, इस रेखा को मिलाओगे या कह लो बढ़ाओगे, तो ये दोनों रेखा उसी ओर मिलेंगी जिस ओर इसका योग जो है 180 से कम हो। जिस ओर 180 से ज़्यादा यदि मिल जाए योग, तो उस ओर ये रेखा कभी मिलेगा ही नहीं। देखो जैसे में ये 3 और 4 है, इस 3 और 4 का जो योग तुम करोगे तो ये 180 से ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3 और 4 का जो योग है, इसके वजह से ये कभी रेखा दोनों मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा तो उस ओर में ही मिलेगा जिस ओर इनका जो जोड़ है वो 180 से कम हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये था 5वां नंबर अभिधारणा। इसको बाद में क्या किया गया, तो इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, और इस इम्प्रूवमेंट के अनुसार इसका समतुल्य रूपांतरण भी आया, यानी इसका अन्य वर्जन। बात तो सेम कही जा रही है लेकिन दूसरे रूप में। वो क्या है, तो एक वो लाए थे प्लेफेयर साहब। क्या लाए थे, प्लेफेयर साहब ने दिया 1728 में। और उन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रत्येक रेखा एल, मान लो कोई रेखा है यहाँ पर एल, और इसके लिए कोई भी अन्य बिंदु जो कि एल पर नहीं है, मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी, जो कि पर एल पर नहीं रहनी चाहिए, तो इसके लिए एल के समांतर एक रेखा मौजूद होगी जो कि इस बिंदु, मान लो इस बिंदु का नाम है एम, तो इस बिंदु एम से होकर जाएगी और एल के समांतर होगी। समझ में आ रहा है हमने क्या है, कोई एक रेखा है एल, कोई एक बिंदु है एम जो कि एल पर स्थित नहीं है, एल से कहीं बाहरी है, तो इस एम से होकर एक सिर्फ एक रेखा, बहुत सारा नहीं, सिर्फ एक रेखा होकर ऐसे जाएगा जो कि मान लो जिसका हम नाम रख दिए ए, जो कि इस एल के समांतर होगा, और वो रेखा क्या होगा, तो अद्वितीय होगा, सिर्फ ओनली वन एंड वन, ओनली वन एंड वन। भैया सिर्फ एक ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रेखा होगा ही नहीं। इसका एक और वर्जन क्या है कि कोई भी दो ठो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है एल, ठीक है, एल क्यों, क्योंकि लाइन के लिए इसको कहा जाता है एल। इस एल के लिए कोई भी दो ठो प्रतिच्छेदी रेखा में से दोनों इस एल के समांतर नहीं हो सकती। समांतर यदि होगा तो एक होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है, एक से कम हो सकता है पर एक से अधिक नहीं। देखो जैसे मैं यहाँ पर ना ये ए है या बी है ना, देखो ये ना ए है इस एल के समांतर, ना बी है इस एल के समांतर। समांतर क्या होता है, समांतर रेखाएं वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी ना बदलती हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी आगे बढ़ाए जाए वो कभी मिलेंगे ही नहीं।
हाँ, यहाँ पर मान लो कि एक तीसरी रेखा हो सकती है ऐसे, ये सी, जो कि इस एल के समांतर हो जाए, पर इस सी के अलावा अब कोई अन्य रेखा नहीं होगा, अन्य रेखा नहीं होगी जो कि एल के समांतर होगी। ठीक है, तो ये हमने जाना यूक्लिड का जो पांचवा अभिधारणा था, जिसको प्रूफ करने का बहुत प्रयास किया गया, जिसको कोशिश किया गया कि इसको प्रूफ कर दिया जाए, लेकिन ये प्रूफ हुआ नहीं। अब इसके वजह से डेवलप हो गया क्या, तो अयूक्लिडीय ज्यामिति, जिसका हम लोग का असल जीवन में है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसका कोई हमारे असल के जीवन में कोई उपयोग है ही नहीं। तो तब पूछोगे कि तब क्यों पढ़ रहे थे, तो वही चीज़ कहानी जो हम शुरू में बोले थे कि भैया जो तुम पढ़ते हो ना क ख ग घ, तो तुम कहीं लिखते हो क ख ग घ ङ, नहीं लिखते हो। अब तुम क्या लिखते हो, वाक्य लिखते हो, कथन लिखते हो, स्टेटमेंट लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, ABCD तो तुम लिखते नहीं हो। तो तुम पूछते हो कि भैया ABCD क्यों काहे पढ़े थे, इसलिए पढ़े थे क्योंकि अगर ABCD नहीं आएगा तो तुम कुछ लिख नहीं पाओगे अंग्रेजी में, अगर क ख ग घ अंग नहीं आएगा तो तुम लिख नहीं पाओगे हिंदी में। तो उसी प्रकार से यदि यूक्लिड की ज्यामिति नहीं आई तो तुम अयूक्लिडीय ज्यामिति को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब ये अयूक्लिडीय ज्यामिति आ कैसे गया, तो ऐसे आया कि जो पांचवा नंबर अभिधारणा था, इसको जो गणितज्ञ लोग थे, मैथमेटिशियन लोग, ये समझे ना कि ये अपगृहित नहीं है बल्कि ये प्रमेय है। अब प्रमेय हम बता चुके हैं कि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। अब यदि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है तो पांचवा नंबर अभिधारणा को भी सिद्ध करना पड़ेगा। अब उसके लिए गणितज्ञ लोग लगे रहे एकदम हजारों सालों तक कि किसी प्रकार इसको प्रूफ कर दिया जाए, लेकिन ये प्रूव हुआ नहीं। पर इस प्रूव होने के चक्कर में एक नया ज्यामिति का विकास हो गया, जिसको बोलते हैं अयूक्लिडीय ज्यामिति। उसका एक छोटा सा तुमको हम हंस सुनाते हैं। जैसे मैं मान लो कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज अयूक्लिडीय ज्यामिति का त्रिभुज ऐसे भी होता है। अब देखो, इसमें तुम अगर तीनों कोणों का योग देखोगे तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। पर तुमने क्या पढ़ा है कि तीन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, पर वो यूक्लिडीय ज्यामिति यानी सीधी रेखाओं के लिए होता है। पर अयूक्लिडीय ज्यामिति में सीधी रेखाएं होती ही नहीं हैं, समझे। तो उससे विकास हुआ अयूक्लिडीय ज्यामिति का। तो हम लोगों ने जितना भी चीज़ समझना था हम लोगों ने समझ लिया। इस पर एक तुम्हारे पाठ में प्रमेय भी है कि क्या प्रमेय है जी, कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। यानी मान लो कोई दो ठो रेखा है AB और CD, जो कि एक दूसरे को O पर मान लो काट रही है, जो भी है भैया, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, अब तुम लोग समझो। तो ये कहा जा रहा है कि AB और CD में सिर्फ एक बिंदु दोनों में कॉमन हो सकता है, यानी जो O है सिर्फ एक हो सकता है, कोई दूसरा पॉइंट P नहीं होगा जो कि इन दोनों में कॉमन हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक O है, यहाँ पर पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो P भी इन दोनों में मिल जाए, नहीं, सिर्फ एक पॉइंट होगा। वो एक प्रमेय है जिसका हम तुमको बता दिए, उसको प्रूफ करना है, हम प्रूफ करवा दिए हैं। अभी प्रूफ करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा। अभी हमने तो हम लोग के जो पाठ है, ये पूरा पाठ जो है हमने समाप्त कर दिया एक ही वीडियो में। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया, और कुछ अगर छूट गया हो हमसे तो वो भी हमको बता दीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश तो किए हैं कि आपके लिए एक भी चीज़ छूटे नहीं, सब जितना भी चीज़ है इसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में ज्यामिति जो पाठ है उसके साथ। ज्यामिति जो पाठ है उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और शुरुआत करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी अच्छे से। तब तक के लिए भैया पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जब भी बैठिए तो कॉपी किताब लेकर बैठो, ठीक है, वरना टाइम बर्बाद जाएगा। तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, तुम्हारे भलाई के लिए।